नमस्कार। पत्रिका उत्तर प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाजिया। आज ही के दिन साल 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था। आज इस मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं बाबरी विध्वंस पे फिल्म बनाने वाले फिल्म पुण्यतिथि के डायरेक्टर राजनीश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, बाबरी मस्जिद पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे बॉम्बे ब्लैक फ्राइडे और नसीम, काशी काशी का अस्सी। इसके बाद कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। फिर आपने इस आइडिया पे मूवी बनाने का कैसे सोचा? सबसे पहली बात तो प्योर बाबरी मस्जिद के ऊपर आज तक कोई फिल्म बनी नहीं कि पूरे फिल्म की घटनाओं को कैद करके एक फिल्म बनाई गई हो। किसी किसी फिल्म में वो बाबरी का रेफरेंस लिया गया है, बाबरी के इंसिडेंट को थोड़ा बहुत दिखाया गया है और उसको सब टेक्स्ट की तरह दिखाया गया है कि उस दौर में क्या होता था और क्या घटनाएं घटी थोड़ा थोड़ा दिखाया गया। लेकिन मेरी जो फिल्म है वो प्योर बाबरी इंसिडेंट के दौरान एक छोटी सी घटनाओं पे कहानी है। और कह सकते हैं कि हम कि प्योर बाबरी मस्जिद की घटनाओं वाले दिन की ये कहानी है। और इस दिन पे आज तक कोई फिल्म बनी नहीं है, सिर्फ मैंने बनाई है। जी। रजनीश, आपकी फिल्म को ताशकंद फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला। आप कैसा लगा था जब और जो ऑडियंस रही उसका कैसा रिस्पॉन्स था आपकी फिल्म को लेके? देखिए, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो होता है वो जब फिल्में बनाता है अपने करियर में, तो शुरुआती दौर में उसका कोई कमर्शियल आउटपुट बहुत ही मुश्किल होता है निकालना। तो और एक फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपकी फिल्में देखते हैं लोग, पब्लिकली आके लोग देखते हैं और आपको, अगर आपने अच्छी बनाई है तो आपकी सराहना करते हैं, अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है तो आपको बताया जाता है कि नहीं नहीं, आपकी फिल्म अच्छी नहीं है। बाबरी मस्जिद जो मैंने फिल्म बनाई पुण्यतिथि डेथ एनिवर्सरी के नाम से, ये फिल्म की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने बाबरी मस्जिद की घटनाओं को ना दिखाते हुए उसका रिफ्लेक्शन मैंने दिखाया है, जो कि एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अवार्ड मिलना, एक मेरे लिए किसी को भी मिलेगा उसकी फिल्म के लिए तो एक बहुत सम्मान की बात है। ऑफ कोर्स मेरे लिए भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ताशकंद में जो मुझे अवार्ड मिला उसके लिए मतलब मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि इंडिया में मैंने बहुत सारे अवार्ड लिए थे लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इंडिया से बाहर मेरी फिल्मों को लोग समझेंगे, देखेंगे और सराहेंगे। तो इसीलिए मुझे इस फिल्म को अवार्ड मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा खुद में एक प्रोत्साहन भी मिला कि ऐसी कहानियां और भी कहनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। क्योंकि ह्यूमन ग्राउंड पे बहुत ऐसी कहानियां बहुत कम बनाई जाती है, क्योंकि लोग सुनते हैं, लिखते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लेकिन वो कभी पर्दे पे आने से वो मतलब अक्सर चूक जाती है ऐसी कहानियां। बिल्कुल। सर, ये मामला कितना विवादित है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला भी सुना दिया है। लेकिन जब आप फिल्म बना रहे थे तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि कहीं किसी पक्ष की भावनाएं आहत ना हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो एज ए स्टोरी टेलर, एज ए फिल्म मेकर, जब हम कोई फिल्म लिखना शुरू करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि किस क्या होगा नहीं होगा। एक अच्छी कहानी है, उसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें कहें जो सोसाइटी पे एक अच्छा रिफ्लेक्शन जाए, लोगों को सच पता चले। दो ही बातें होती है, आइदर वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि आजकल ऐसी फिल्में आ भी रही हैं, भले ही सोसाइटी का एक वर्ग उसका विरोध कर रहा हो, लेकिन वो कड़वी सच्चाई जो कि फिल्में आई। तो मेरा भी ये मानना था कि जो फिल्में हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फिल्म को बायस तरीके से दिखाया जाए तभी लोग देखते हैं। मेरी फिल्म के बारे में जब सुनते हैं लोग कि मैंने बाबरी के ऊपर फिल्म बनाई है, तो लोग एक तरफा एक विचार लेकर चलते हैं कि नहीं नहीं, आपने तो फिल्म ऐसी ही बनाई होगी। लेकिन जब मेरी वो फिल्में देखते हैं, जब मेरी फिल्म देखते हैं वो, तो उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं जी, ये ऐसी भी फिल्में ऐसे इंसिडेंट पर एक हो सकती है, बिना बायस्ड होके, बिना किसी को हम एक गाली दिए हुए किसी कम्युनिटी को, एक ऐसी फिल्में हम कह सकते हैं, ऐसी फिल्में बना सकते हैं। तो जब आप ये फिल्म देखते हैं तो उसमें ना एक पक्ष की बात करते हैं, दोनों पक्ष की बात करते हैं, जहाँ पे कि एक यूनिटी की बात करते हैं, जहाँ पे एक दोस्ती की बात करते हैं। हाँ, जब घटनाएं होती हैं तो एक एक ही वर्ग को नुकसान होता है ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं, जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, सबको नुकसान होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी ग्राउंड पे कहीं ना कहीं वो आहत होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि फिल्मों कंट्रोवर्शियल फिल्म में है तो उनको बैलेंस नहीं किया जा सकता है। हाँ, कभी कभी कहानी ऐसी होती है जो सच दिखाना चाहिए, चाहे वो बैलेंस हो या ना हो,
वो जी। सच सबके सामने आनी ही चाहिए। सर, पूरे मामले में जितने आपने फैक्ट जुटाए, उस पे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि ये फ़िल्म प्रशासनिक एंगल के अलावा एक ह्यूमन एंगल भी था इस मूवी में। तो उस पे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, जब भी ऐसी कोई फ़िल्में बनाते हैं जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित होता है, रियल बेस्ड फ़िल्में होती है, उनमें आपको ना रिसर्च बहुत करना पड़ता है। क्योंकि आप जब फ़िक्शन की तरफ जाते हैं, तो फ़िक्शन करने के लिए भी आपको एक रियल बैकग्राउंड चाहिए, सोचने के लिए भी एक बेस चाहिए, कि किस बेस पे आप सोचते हैं, कैसे फ़िक्शन करते हैं। आप सिर्फ़ एक लाइन पे पूरी फ़िल्म में फ़िक्शन नहीं कर सकते। फिर क्या होगा कि आप बैलेंस उसको नहीं रख पाएँगे। फिर क्या होगा कि किसी एक किनारे की तरफ आप निकल पड़ेंगे, जो लोग उस बारे में सच जानते हैं, जो कबूल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं, मतलब जो कि सामने आ चुकी हैं, कि पूरा पूरा फ़िक्शन किया गया, एक सच्ची घटना है, उस पे जस्टिफ़िकेशन नहीं मिला उस फ़िल्म को। मैंने जब इस फ़िल्म के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि 3-4 साल तक मैंने रिसर्च किया, इसके हर पहलू को पढ़ा, जितने भी अखबार में कटिंग्स हुए थे सबको जमा किया, उसके बारे में नोट डाउन किया, क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या कितनी बातें सच है, कितनी बातें अफ़वाह हैं। क्योंकि जब ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो 80% बातें जो है सुनी-सुनाई होती है, अफ़वाह होती है। 1 लोग देखते हैं, 10 लोग उसकी बातों को सुनते हैं। और वो 10 लोग 100 लोगों को बोलता है, और 100 लोग 1000 को बोलता है, फिर धीरे-धीरे वो बातें बदलती चली जाती हैं। तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि अगर बाबरी मस्जिद के ऊपर कहानी आप कह रहे हैं, तो आपको रियल ग्राउंड पर जाकर एक बार रिसर्च करनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के बगल में जिसका घर है, बाबरी जो अयोध्या में रहते हैं, जो उससे बहुत ही करीब से जुड़े रहे हैं, ऐसे कई जर्नलिस्ट से मैं मिला, जो कि वहाँ पे की मार खाने के बाद भी रिपोर्टिंग करते रहे, वहाँ से। तो ऐसे बहुत ही रियल लोगों से मिला जिन्होंने कि एक सच को देखा, लेकिन वो सच कभी बाहर आ नहीं पाया। तो ऐसी ही कहानी की तलाश थी, जो कि मैंने एक कहानी बनाई। जी। सर, ये कहानी आपने बताया कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। तो क्या आप उन लोगों से मिले थे या फिर उनके जानने वालों से मिले थे जिस पे आपने कहानी बनाई? या आप कहानी का एक छोटा-सा हिस्सा बताना चाहेंगे जो फ़िल्म की कहानी है उसको एक छोटे से रूप में कैसे बताएँगे आप? फ़िल्म का एक वैसा देखिए, पार्ट जो आप बताना चाहें? जब मैंने जब मैंने इस सब्जेक्ट को चुना, तो मुझे बहुत लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की कि मत बनाओ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं अपने विज़न में क्लियर था, और मैं ऐसे कई लोगों से मिल रहा था बाबरी मस्जिद के दौरान की जो घटनाएँ हुई, जो भी हुई, बातचीत हुई, चाहे रैलियाँ निकली, प्रदर्शन हुए, बाबरी मस्जिद गिराई गई, या जो भी हुआ। तो इस दौरान मुझे ये कहानी नहीं कहनी थी कि बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया, या जो भी हुआ, डेमोलिशन हुआ, जो भी हुआ, मुझे ये कहानी नहीं कहनी थी। मेरी ये कहानी थी ही नहीं। मैं ऐसी कहानी ढूँढ रहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो उसके नीचे कई चींटियाँ होती हैं। बात तो सिर्फ़ हाथी की होती है, चींटियों की कोई नहीं करता। लेकिन वो ज़िंदगी का एक पार्ट वो भी होता है। तो मुझे कहानी में एक ऐसे चींटी की तलाश थी, जो एक बेबस आदमी है, जो अपनी बात कह के भी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। ज अगर कोई घटना हुई है और आप उस घटना से आहत हुए हैं, बड़े-बड़े लोग अपनी-अपनी बातें करते हैं, लेकिन आपकी बात कोई नहीं करता। आपकी बात सिर्फ़ आप तक ही सीमित रह जाती है। मुझे एक ऐसी कहानी मिली कि जब बाबरी मस्जिद की घटना हो रही थी, तो कैसे एक फ़ादर जो है, वो शहर से निकलने के लिए, अपनी फ़ैमिली को बचाने के लिए निकलता है, और एक मुस्लिम फ़ादर होते हैं, और एक जो हिंदू उसका दोस्त है, जो उसको सेव करने की कोशिश करता है। एक मुस्लिम फ़ादर और एक हिंदू फ्रेंड की कहानी है, ये पूरी फ़िल्म। जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि आपने जो एंगल दिखाया वो एक दोस्ती का एंगल था, एक मानवता का एंगल था। तो जब बाबरी हुआ तो मुस्लिम जो परिवार थे उनको क्या कोई नुकसान हुआ? आप एक डायरेक्टर के नाते, एक आम जनता होने के नाते जब आपने वो मूवी देखी, तो मतलब वो क्या एंगल रहा था कि किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ उस तरीके से? देखिए, मैं तो इस बारे में ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ। ये तो ख़ैर एक बहुत ही पॉलिटिकल इश्यू है, और इसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं जब कहानी ढूँढ रहा था, तो मैं ना किसी का नुकसान ढूँढ रहा था, ना मैं किसी का फ़ायदा ढूँढ रहा था। मैं सिर्फ़ एक कहानी ऐसी ढूँढ रहा था, जो कि इमोशन से एक फैमिली ड्रिवन कहानी हो, जो इमोशन इसमें भरा हो।
कि आप क्या होता है कि आप एक्शन फिल्में देख लेते हैं, सब कुछ होता है, उस एक्शन का रिफ्लेक्शन जो है ना उसी 5 मिनट तक रहता है। मुझे एक ऐसी इमोशनल कहानी कहनी चाहिए थी जो आदमी के जहन में याद रह जाए। इसीलिए मैं ना तो एक के नुकसान, एक के फायदे, मैं इस विषय में कभी पढ़ा ही नहीं। इसीलिए मैं सिर्फ़ एक ऐसे फैमिली की कहानी ढूँढा, जो मुझे मिला। मैं ढूँढा नहीं, लकीली मैं बात करते-करते 4 साल के रिसर्च के दौरान मुझे ये कहानी जब मुझे मिली, तो मुझे लगा नहीं, मुझे यही कहानी कहनी चाहिए। जी। सर जिन्होंने आपकी मूवी देखी होगी वो पूरा सेटअप जो है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं वहीं का है, बाबरी के आसपास का है जहाँ पे ये वो हुआ था, अयोध्या। 1992 जो एक घटना घटी थी। हाँ, तो आपने शूटिंग कहाँ पे की थी फिल्म, वहीं पे शूटिंग की थी या कहीं और की थी? देखिए, सबसे पहली बात, अयोध्या में शूट करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली सिटी है वो, और कल्चरली बहुत रिच है, वहाँ शूट करने में मज़ा आता है। लेकिन जिस टाइम मैं ये फ़िल्म कर रहा था, उस टाइम कोर्ट में इन सब का मामला चल रहा था, और मेरी फ़िल्मों में क्या था कि जब तक नारे नहीं लगेंगे, जब तक एक भीड़ नहीं निकलेगी, जब तक एक जो हम रियल ग्राउंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर हम छोटा-सा भी क्रिएट नहीं कर पाएँगे, तो ये कुछ थोड़ा अधूरा-अधूरा सा था। इसीलिए मैंने अयोध्या में रेकी भी किया था, लेकिन फाइनेंशियली सिचुएशन और था ऐसा, और कुछ और भी सिचुएशन था जिस कारण हम वहाँ शूट नहीं कर पाए। तो हम सेम सेटअप को, हम वहाँ के पूरे स्टॉक को पूरा शूट किया, पूरे शहर को, और उसके बाद सेम मैच हमने भोपाल में शूट किया है। क्योंकि जी। भोपाल और अयोध्या, अगर उसमें कुछ-कुछ आप आर्किटेक्चर देखेंगे, तो वो लगभग-लगभग एकदम से सेम सा है। हम्म। सर एक सवाल और है कि अब जो लेके अयोध्या को लेके अब जो कंट्रोवर्सी थी, उस अब जब शुरुआत हुई थी और अब क्या फर्क आपने देखा है, एक मूवी बनाने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते आपने कितना ऑब्जर्व किया? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि ये इश्यू जो है सॉल्व हो गया है। क्योंकि कोई भी मुद्दे खींचने से क्या होता है कि परेशानियाँ ही होती हैं। आप जब तक मुश्किल में रहते हैं, तब तक आप अनकंफर्टेबल रहते हैं। आप जब कम्फर्ट ज़ोन में आते हैं, तो ज़िंदगी फिर आसान दिखती है, फिर आप प्रोग्रेस करते हैं। क्या होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर आप लड़ते रहेंगे, तो आपका प्रोग्रेस भी रुकेगा। और सिर्फ़ आपका हम्म। प्रोग्रेस नहीं रुकता, जब एक शहर का प्रोग्रेस रुकता है, तो एक फैमिली का भी इफ़ेक्ट होता है, और उस शहर में हज़ारों, लाखों फैमिली रहते हैं। आज अच्छा हुआ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। वहाँ राम मंदिर बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे की टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहाँ पे बहुत सारी फ़िल्में भी शूट होगी, वहाँ पे लोग देखेंगे जाकर, बहुत से लोग आएँगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे लोकल लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होके बहुत ही अच्छा हुआ, और एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न था, जो कि वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। क्योंकि लोगों की भावनाओं का सवाल है, जो कि हमेशा से उसका ख़्याल रखना भी चाहिए। सर आगे क्या प्लान है, क्या इसके ऊपर आप और कुछ काम कर रहे हैं, कौन सी मूवी ला रहे हैं? क्योंकि आपकी मूवी जितनी भी होती है वो अलग एंगल पेश करती, तो अभी कुछ नया प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, मैं हमेशा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की तरफ अभी अपना फ़ोकस ज़्यादा किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कमर्शियल फ़िल्में नहीं कर सकता, मैंने कमर्शियल फ़िल्में भी लिखी हैं, उस पे काम चल रहा है। लेकिन साथ-साथ जो है, मैं 20 मिनट की, 25 मिनट की ऐसी कहानियाँ जो हैं, जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा होता है, जो कि एक आप अच्छी कहानी कह सकते हैं, उस पर मैं मतलब काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत जल्दी हम शूट करेंगे। उसका मतलब प्रोसेस ऑन है, राइटिंग चल रही है। और दूसरा है कि मैं अभी थोड़ा इंडिया से बाहर जो है फेस्टिवल्स और जो वहाँ पे जो काम हो रहा है, उसमें थोड़ा मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं इंडिया से बाहर ऐड भी शूट कर रहा हूँ। वहाँ बाहर के कल्चर को मैं थोड़ा-सा सीख भी रहा हूँ, मतलब देख भी रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा कहानियाँ वहाँ पे ढूँढ भी रहा हूँ, जिससे कि हम इंडो और जो बाहर की कंट्री होंगी, वहाँ का एक नया वेंचर मैं शुरू करना चाहता हूँ। ताकि इंडिया से बाहर की कहानियाँ, इंडिया से रिलेटेड एक बनेगा, तो फिर एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा देखी जाएगी। सर बाबरी विध्वंस होने के बाद ये 30वां साल चल रहा है। इसके इस दौरान कई राजनीतिक परिवेश भी बदले हैं और ये मामला भी बहुत सेंसिटिव था। आपको क्या लगता है कि इस पे अभी और आगे मूवी बनाई जाएगी? अ, देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना बहुत ही बारीक तरीके से ना एक फ़िल्म में कही जानी चाहिए। ताकि क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, वो कम से कम एक याद रखे जाए कि पूरा ये मुद्दा क्या था। ये सिर्फ़ एक केस स्टडीज़ के तौर पर लोग थोड़ा-सा इसको देखेंगे, पढ़ के समझेंगे क्या मुद्दा है। हाँ, कैसे बनाएँगे, ये फ़िल्म मेकर का इंडिविजुअल
चॉइस होगा उसका कि उसको कैसे पर्सपेक्टिव, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे वो पेश करते हैं। और जहां तक पॉलिटिकल सिचुएशन की बात है तो ऑफकोर्स हर 10 साल में जो है पॉलिटिकल सिनेरियो जो है हिंदुस्तान में एक नया करवट लेता है। 1992 के बाद से 29 साल, मतलब ये 30वां साल है बाबरी मतलब इंसिडेंट को। और ऑफकोर्स बहुत इस मुद्दे को लेकर राजनीति ने बहुत ही अलग अलग करवट लिया, बहुत ही बदलाव के दौर से गुजरा, और बहुतों का करियर बन गया और बहुतों का करियर बर्बाद हो गया। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में ही पहली हुई है। वर्ल्ड के फोरम, मतलब जितने भी देश हैं, आप कोई भी घटनाएं देखेंगे, किसी भी देश में कोई आंदोलन होता है या कोई घटनाएं होती है, उसके बाद जो है पॉलिटिकल सिनेरियो जो है एकदम से चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी बदला तो है ही, आप कह सकते हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि जो बदलाव आया है, और और बदलाव जो है प्रोग्रेस की दिशा में ज्यादा आया है। इसके बाद कोई घृणा का जगह नहीं बचा है। लोगों ने इस मुद्दे पर अब वो बातें नहीं करने मतलब कर रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल है। लोग अब आगे बात कर रहे हैं कि चलो एक उसका जो है सॉल्यूशन आ गया है, और उसका जो जो परिणाम आया है उसको लेकर ऐसा एक मंदिर बनाया जा रहा है, और आगे क्या हो, आगे प्रोग्रेस कैसे हो, सिटी का प्रोग्रेस हो चाहे कुछ भी हो। फिर इसके बाद अब एक बात जान लीजिए, इस घटना का जो रिजल्ट हुआ, राम मंदिर जो बना है, इसके बाद आप देखिएगा पॉजिटिव प्रोग्रेशन इस शहर का बहुत ही कमाल का होने वाला है। जी। सर, राम मंदिर या बाबरी विध्वंस जो है, तो उसको लेके पॉलिटिकल भी फायदे हुए हैं लोग, जो राजनेता रहे हैं, नेता रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो आज नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मतलब ऐसी लड़ाई क्या लड़ना जिसका नतीजा ही आप ना देख पाए। देखिए देखिए, इसका बहुत ही सटीक सा बहुत ही जवाब है। सही। मेरे पापा एक कहानी मुझे सुनाया करते थे कि कभी कभी इंसान जो है ना आम का पेड़ बोता है लेकिन वो खा नहीं पाता है, उसकी पीढ़ियां खाती है। तो आप कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपकी पीढ़ियां आपको सलाम करें, जो आपको याद रखा जाए। क्योंकि आप अगर आज लड़ाई बदलाव के लिए नहीं लड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस बदलाव को आप उस बदलाव का फायदा आपको मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप उस लड़ाई में कोई सेल्फ नहीं होना चाहिए। अगर गांधी जी भी ये सोच लेते कि यार मैं आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, देश आजाद हो जाएगा और उसके बाद मैं आराम से एक ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा, उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। आजादी के 1 साल बाद मतलब उनकी हत्या कर दी गई। तो लड़ाई जो होता है कि वो किसी स्वार्थ से नहीं लड़ी जाती है। बलिदान इसलिए तो कहा जाता है। इसलिए बड़े मुद्दे पर जो लोग लड़ते हैं जिनका विजन बहुत बड़ा होता है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो चाहे भगत सिंह हो, उन्होंने ये सोच कर नहीं लड़ा कि हम एक लड़ाई लड़ेंगे और इसका जो है परिणाम को हम भोगेंगे। उन्होंने जी। आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा और एक अपना बलिदान भी दिया। जी। सर, जो कंट्रोवर्शियल फिल्में होती हैं, जैसे बाबरी, जैसे आपने बनाई बाबरी पे, या फिर कश्मीर फाइल है, और भी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। तो एक डायरेक्टर होने के नाते जब आप कहानी लिखते हैं, वो एक प्रोसेस होता है। फिर जब आप पर्दे पे उतारते हैं तो वो कितना मुश्किल होता है। देखिए, पन्नों पर कहानी लिख कर आप पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन पर्दे पर कहानी एक बार कहते हैं तो फिर आप पल्ला झाड़ नहीं पाते। इसलिए एक फिल्म मेकर जब कोई कहानी कहता है तो बहुत कन्विक्शन के साथ कहानी कहता है। बहुत सालों के रिसर्च के बाद वो एक स्क्रिप्ट पे पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि कल कोई घटना हुई है और परसों में सुबह सो के उठा और अगले दिन शूटिंग चालू होगी। उसके महीनों सालों की मेहनत होती है, रिसर्च होता है, वो हर एंगल से सोचता है। चाहे कश्मीर फाइल हो चाहे मेरी फिल्म पुण्यतिथि हो, वो जित कश्मीर फाइल के भी डायरेक्टर ने सालों साल मेहनत की। उन्होंने बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक महीने में स्क्रिप्ट लिख के शूट पे चले गए। तो ऐसी कहानी को कहते वक्त ऑफकोर्स बहुत ही एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। अगर हम कोई इमेजिनेशन वाली कहानी बनाते हैं तो हमें उतना सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें किसी को जवाब नहीं देना होता, वो हमारी फैंटेसी होती है कि हम एक इमेजिनेशन पे कहानी कह देते हैं। लेकिन ऐसे जो रिसर्च बेस्ड कहानियां तभी बाहर अच्छी आती है जब इंसिडेंट जो है, अगर कह सकते हैं कि अगर बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट है तो उसमें फिर महीनों की रिसर्च, सालों की रिसर्च होनी चाहिए। आप उतने लोगों से मिलते हैं, बिना मिले अगर आप बनाएंगे तो फिर वो जस्टिफाइड भी नहीं होता है। ऐसे कई मुद्दों पर फिल्में बनी है जो कि आधी अधूरी रिसर्च के बाद पर्दे पर उतारी गई, जो कि फिल्में फ्लॉप हो गई, लोगों ने उसको सराहा भी नहीं, देखा भी नहीं। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके बेहतरीन रिसर्च के बाद फिल्में हिट ही हो जाए।
लेकिन जो आप एक कन्विक्शन से फिल्में कहते हैं और जो आप बनाते हैं, अगर आपका प्योर कन्विक्शन है, तो वो फिल्में भले हिट हो ना हो, लेकिन वो फिल्म कहीं ना कहीं मार्केबल जरूर होता है, कहीं भविष्य में कभी ना कभी देखी जरूर जाएगी और आपको जरूर याद किया जाएगा, अरे यार क्या फिल्म है। सर, पुण्यतिथि में एक दोस्ती की कहानी दिखाई गई है, एक हिंदू और एक मुस्लिम की दोस्ती है। आप थोड़ा सा बता दीजिए उस कहानी के बारे देखिए, पुण्यतिथि कहानी है जब बाबरी डिमोलिशन के दौरान जब पूरे शहर को लॉक कर दिया गया था और बहुत लोग शहर छोड़ के भी चले गए थे, चाहे दोनों कम्युनिटी के थे, और जो 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 सेफ महसूस नहीं कर रहे थे तो शहर से बाहर चले गए थे। तो एक मुस्लिम फादर जो है वो इनसिक्योर फील करता है कि यार मैं इस शहर में रहूंगा, कुछ घटनाएं ना घट जाए। पुलिस बहुत अलर्ट थी कि भाई कोई घटनाएं ना घटी, बहुत चौकस थी। तो वो एक मोहल्ले में रहता है जहां से वो शहर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ की वजह से वो निकल नहीं पाता है। इसी भीड़ से निकालने के लिए उसका एक हिंदू दोस्त रहता है जो कि उसकी मदद करता है। मदद करने के दौरान हिंदू दोस्त जो है थोड़ा टाइम ले लेता है कि भाई मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे एक माहौल को देखने दो, मुझे जैसे ही रास्ता मिलेगा मैं तुमको शहर से बाहर निकालता हूँ, और वैसे भी डरने की कोई बात नहीं, अगर तुम डर रहे हो तो मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। लेकिन वो अपने डर के इतने काबू में आ गया था, उससे इतना डर लग गया था, उसे लगा था कि नहीं नहीं वो बचेगा ही नहीं। तो कैसे वो डिसाइड करता है कि नहीं हम पूरी फैमिली के साथ यहीं पे मर जाते हैं। हम सामने वाले, उसे डर लग जाता है कि सामने वाला हमें आएगा मारेगा। अब ये उसका एक सेल्फ डर था, जो कि उसका एक हिंदू दोस्त उसको समझाने की कोशिश भी करता है। वो नहीं समझता है तो बोलता है चलो मैं तुमको शहर से बाहर, मैं तुमको निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन उसका सेल्फ डर जो है उसको लेके डूबता है। और कैसे वो मरने का जब फैसला करता है, पूरा फैमिली सुसाइड का फैसला करता है, तो कैसे अपनी पहली बच्ची को मारता है। जैसे ही बेटी को मारता है, और ये कैसे उसका हिंदू दोस्त पहुंच जाता है कि चलो मुझे रास्ता मिल गया है, भागने की जगह मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो कैसे वो 25 साल के बाद उसी घर में आता है जहां पे उसकी बेटी की कब्र है, और एक गुनाह उसने किया है, इसकी सजा वो खुद पिछले 25 सालों से भुगत रहा है। अगर काश वो उस दिन वो अपने दोस्त पे भरोसा कर लेता तो सबकी जान बच जाती। तो कभी कभी क्या लगता है कि आपको भरोसा करना चाहिए, एक दोस्ती भरोसा करना चाहिए, दूसरों पे भरोसा करना चाहिए, अपने डर के मतलब अपने आप पर डर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए जितना कि आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।